जिंदगी हमेशा एक मौका और देती है, जिसे आसान भाषा में हम आज कहते हैं। और इसी आज पर अपने आप को केंद्रित करके पिछले 2 वर्षों से बत्तख पालन, कड़कनाथ मुर्गी का पालन और सोनाली मुर्गी का पालन 3 दोस्तों ने किया था। और तकरीबन 6-7 महीने पहले उनका वीडियो भी आया था। बिहार डक फार्म एंड हैचरी के नाम से बिहार के कोइलवर में इनका फार्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बर्ड्स की फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है। जो हमारे ऐसे भाई जो भविष्य में बत्तख पालन करना चाहते हैं या सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गे का पालन करना चाहते हैं या बटेर का पालन करना चाहते हैं, हमारे वैसे भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार डक फार्म एंड हैचरी का तो बात करेंगे ही, साथ ही एक प्रगतिशील किसान हैं जो सासाराम से आए हैं, उनसे भी अभी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कितने वर्षों से क्या मुनाफा वगैरह वो कमाए हैं वो भी बताएंगे। और साथ ही यहाँ के जो ऑनर हैं, 3 दोस्तों में से एक जो निर्भय जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और बिहार डक फार्म एंड हैचरी के बारे में बता दूं कि आत्मा बिहार यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंदर एक संस्था है, उसके द्वारा नवाचार एक्टिविटी का भी श्रेय इनको मिला है। तो तमाम जानकारी बर्ड्स की फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा नाम मनोज कुमार है। हम बिहार से सासाराम से आए हुए हैं। मनोज जी, यहाँ आने का क्या कारण है, हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ आए हैं हम चूजा लेने के लिए। 1 साल पहले यहाँ से 2000 हम चूजा ले गए थे, जिसमें हमारा काफ़ी अंडा का भी प्रोग्रेस रहा। और जो हम पहले जान नहीं रहे थे इसके बारे में, तो फिर हमें इंटरनेट के माध्यम से बिहार डक फार्मिंग के बारे में जानकारी हुआ, तो हम यहाँ आए थे। 2000 बच्चा चूजा ले गए थे, उसमें हमारा काफ़ी मीट भी और अंडा भी प्रोग्रेस रहा। मनोज जी, जैसे 1 वर्ष में आप जो पालन किए, तो क्या उससे कैसा लगा आपको बत्तख पालन वगैरह, और यहाँ से कैसा सपोर्ट रहा वो बताइए। यहाँ से काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, फ़ोन के माध्यम से या फिर यहाँ से अपना सर कोई स्टाफ भी भेजे थे। हम जो शुरू में हमें परेशानी हो रही थी, तो यहाँ से सपोर्ट वगैरह मिला? जी, भरपूर सपोर्ट मिला यहाँ से। अभी जैसे बत्तख पालन वगैरह कह रहे हैं और फिर अभी आप कह रहे हैं कि अभी और फार्म को आगे बढ़ाएंगे, आप सोनाली मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं, तो इतने दिनों का क्या आपका अनुभव रहा? अनुभव बढ़ गया है, पहले से बहुत अच्छा अनुभव हो गया है। सर लोग के सहयोग से बहुत अच्छा अनुभव हो गया है। लोग कहते हैं बत्तख पालन में की दिक्कत होती है मार्केटिंग वगैरह में, तो क्या आपको भी कोई मार्केटिंग वगैरह में प्रॉब्लम हुई, कुछ दिक्कतें आई, कुछ ऐसा फेस करने को मिला? शुरू में थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन सर लोग के माध्यम से ये लोग सर अपना अंडा भी ले लेते हैं हमसे, और ये सब सर लोग मार्केटिंग देख लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। तो आइए दोस्तों, ये थे मनोज जी। अब हम बात करेंगे निर्भय जी से, जो यहाँ के ऑनर हैं, और अभी खुल के उनसे हम बर्ड्स की फार्मिंग के संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। तकरीबन 7-8 महीने पहले हम आए थे यहाँ। अभी बहुत कुछ देख रहे हैं कि चेंजेज हो गए, काफ़ी डेवलपमेंट है, तो थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, हमें 2 साल से फार्मिंग कर रहे हैं हम। शुरू में बहुत सी परेशानियाँ झेले हम और बहुत मेहनत भी की। हम 3 दोस्त हैं, 3 पार्टनर हैं हम लोग। बहुत मेहनत की, आगे बढ़े, तकलीफ भी उतने ही और सामाजिक आलोचनाएँ भी सहे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे थे। कि फार्मिंग में अचानक पढ़े लिखे होने के बावजूद फार्मिंग करना एक बहुत बड़ा टफ है। समाज के सामने बहुत फेस किया हमने आलोचनाएं, फिर भी हमने करते रहे। दृढ़ प्रतिज्ञा थी हमारी कि हमें करना है कुछ, फार्मिंग लाइन में कर रहे हैं। और आपके सामने जब आप 7-8 महीना पहले आए हुए थे, आज आए हुए हैं, इसमें आपको कुछ अंतर तो जरूर दिख रहा होगा। उधर देख रहे हैं कि अब आप लगभग बड़ा सा हैचरी वगैरह भी आप उधर लगा लिए हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ चेंजेज मिल रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। जी सर, 2 सालों में हमने एक लक्ष्य था हमारा कि इस कोइलवर एरिया को एक अपना और अपने बिहार और भोजपुर में एक अपना नाम पहचान बनाना है, जो बन चुका है और बन भी रहा है। क्योंकि अभी हमारे बिहार दिवस, जो 22 मार्च बिहार दिवस था हमारा, हमारे कृषि विभाग आत्मा से हमें कुछ अपना नया इनोवेटिव आइडिया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वहाँ अपना प्रदर्शनी भी लगाए हम लोगों ने। तो और डीएम साहब और जो सर हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर कृषि आत्मा के, उन्होंने सपोर्ट किया और हमें कुछ प्रोत्साहन राशि का
अग्रिम प्रोत्साहन राशि प्रदान किया, जिससे और हमें उत्साह बढ़ गया, हमें दोस्तों में और उत्साह बढ़ गया कि कृषि में हमें और कुछ आगे करना है। और बहुत से फार्मर हमसे अच्छा मोटिव भी हो रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। और जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा है वो 24 घंटा हमसे बात करिए, कोई इशू नहीं है, हमसे बात करते रहिए, हम आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। निर्भय जी, हम आ रहे थे तो वहीं आगे में इस बार देख रहे हैं कि बोर्ड भी लगा हुआ है, नवाचार एक्टिविटी करके, इनोवेटिव एक्टिविटी करके बोर्ड लगा हुआ है जो कि आत्मा का है। क्या इसके अंदर क्या करना रहता है वो बताइए। इसमें क्या होता है ना कि आत्मा ये कृषि विभाग, कृषि फार्मिंग से जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा क्षेत्र है उसमें फार्मिंग को लेके आगे बढ़ाया जाता है। जो युवा और किसान हैं अगर कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो ये आत्मा उन लोगों को प्रोत्साहित करती है। और अभी हमें आश्वासन मिला हुआ है कि अगर वहाँ से फार्मिंग और जो किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए हमें जाकर ट्रेनिंग भी देना है। तो वहाँ से आत्मा से हमें कुछ आएगा, समय आने पर वो सब चीज़ हम आपको दिखाई देंगे ट्रेनिंग के लिए भी। और बतख फार्म, मुर्गी फार्म और अनेक कई प्रकारों के हम लोग आगे ट्रेनिंग करते रहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बिहार से बाहर दूसरे प्रांतों से जो लोग देख रहे हैं तो दूसरे स्टेट में हो सकता है कि आत्मा की जगह कोई और उपक्रम होगा, वहाँ राज्य सरकार के द्वारा कुछ और चला जाता होगा। बिहार में जो कृषि को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की कृषि विभाग की एक संस्था है आत्मा, जिसको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो वैसे उद्यमी होते हैं, वैसे किसान होते हैं, तो एक तरह से आत्मा के अंदर उनको लाकर ट्रेनिंग भी दिया जाता है और आत्मा के माध्यम से उनको प्रमोट भी किया जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले अभी निर्भय जी बता रहे थे। सर, अभी कितने बर्ड्स यहाँ पे हैं और कौन कौन से बर्ड्स की फार्मिंग यहाँ हो रही है वो बताइए। हमारे पास अभी खाकी कमल 1200 है, ठीक है। और ये तो पुराने हो गए, इनका अंडा का साइज बहुत अच्छा है क्योंकि हम खुद हैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कड़कनाथ है और हमारा एक सोनाली का भी फॉर्म है जिसमें उसमें बच्चा उसमें 1,500-2 हज़ार डाला गया है, जो अभी 1.5 से 2 महीने का हो गए हैं। जी, अंडा के लिए हम लोग स्पेशल उसको ब्रीडर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से अंडे लेना है और अंडे से फिर चूजे तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराना है। जी सर, किसानों को उपलब्ध कराना है और अच्छे क्वालिटी का वो मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। उसमें डाइट उसका मेंटेन करके चलाया जा रहा है क्योंकि बच्चों में अगर फीड मेंटेन नहीं होता है तो बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमारे जो चूजे हैं उसमें डाइट मेंटेन, मेडिसिन मेंटेन सारा किया जाता है। निर्भय जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग, एक समय था कि बत्तख पालन का बहुत क्रेज़ था बिहार के अंदर भी और देश में भी, काफ़ी उसको लोग उसमें जुड़ रहे थे। लेकिन अभी का जो हालात है तो उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसके मार्केटिंग में दिक्कत है, इसके अंडों की मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मार्केटिंग में प्रॉब्लम तो है, दिख रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके लिए नहीं है। जो बाहर जा रहा है, आ रहा है, अभी यहाँ हमारा माल असम जा रहा है, वेस्ट बंगाल जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो मार्केटिंग में कहीं दिक्कत नहीं है। घर से तो निकलना तो पड़ेगा ना मार्केटिंग करने के लिए। तो अभी हमने खास कर ये सुना है कि आप हमारा ले लीजिए अंडा, लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे बिजनेस नहीं होता ना, फार्मिंग ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और खुद उसका मार्केट बनाना पड़ेगा। खुद उसका मार्केट बनाइए और आगे बढ़िए। ऐसा कहीं नहीं, अगर ये आदमी सोच ले कि मार्केट नहीं है तो फिर ये आ कहाँ से रहे हैं? कहीं तो मार्केटिंग हो रहा है इसका, इसलिए कोई मार्केट हर जगह है, बस दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ और बताएंगे खास करके बत्तख के बारे में। आप अगर मान लीजिए कि अगर बत्तख पालन कर रहे हैं तो जैसे जो अगर पालन कर रहे हैं और कुछ मार्केटिंग वगैरह में दिक्कत है तो वो आप निर्भय जी से भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मार्केट जो बत्तख का है वो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। देखिए, आपका हर काम कोई दूसरे पे आप निर्भर रह के नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा, जैसा कि अभी सर ने बताया, कि आपको घर से निकलना पड़ेगा और खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज़ और सर अभी हम जानना चाहेंगे कि जैसे आज मार्केट में जिस तरह से फीड के दाम बढ़े हैं तो उससे भी किसानों को जो है थोड़े से किसान सशंकित हो गए हैं और एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सा वो डर गए हैं जिस तरह से फीड का दाम बढ़ गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि फीड का मैनेजमेंट कैसे हो, अगर कोई मान लीजिए सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहता है या बत्तख का पालन करना चाहता है तो उसमें। देखिए, फीड मैनेजमेंट वो किसान के हाथ में है। अगर किसान थोड़ा सा मेहनत करे ना तो ये फीड होममेड भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ठीक है, आप होममेड पूरा नहीं बनाते हैं, लेकिन आप कम से कम 50% कंपनी का खिलाइए और 50% आप खुद तैयार कीजिए। इसके लिए आपका अगर ज़मीन है, जगह है, तो बरसीम घास, नेपियर घास, आपका ये कहते हैं अजोला
हो गया। अब अभी मार्केट में बीएसएफ का अगली बार सर आप आइएगा तो देखिएगा कि हम बीएसएफ का यहाँ प्लांट लगा चुके होंगे, और किसानों के लिए स्पेशल फीड कॉस्ट कम करने के लिए ही हम बीएसएफ का लगा रहे हैं। उसमें हाई प्रोटीन होता है जिससे फीड कॉस्ट कम घटता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। और एक चीज़ ये है कि देखिए जब भी आप अगर फार्मिंग करें तो जैसे अभी अजोला के बारे में बता रहे, काफ़ी उसमें भी प्रोटीन होता है, और अभी नया नया मार्केट में जो है वो ट्रेंड कर रहा है बीएसएफ। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप खुद उसकी फार्मिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक फीड कॉस्ट को जो है वो कम किया जा सकता है। अब सर जैसे सोनाली मुर्गी के बारे में बात करें तो लगभग अगर बात करें तो एक चूजा तैयार होने में लगभग 1 किलो साइज आने में कितने समय लगता है? सर ये सोनाली का 90 दिन पर 1.25 किलो 1 किलो से 1.25 किलो चूजा होता है, ये रेडी हो जाता है बर्ड। मतलब लगभग 90 दिन में 1 किलो साइज सोनाली मुर्गी का आ जाता है। जी जी, फीड कॉस्ट इसमें कम है। सोनाली में फ़ायदा यही है ना, इसमें फीड कॉस्टिंग कम आता है। तो अगर और फ्री रेंज में रहता है, देसी टाइप का ही होता है। फ्री रेंज में अगर आप चरी करिएगा तो कराइए, आपका फीड कॉस्ट बहुत कम आएगा। तो एक मोटा मोटी एक हिसाब बताइए कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे युवा भाई हैं जो अभी वो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो लगभग अगर मान लीजिए कि 500 सोनाली मुर्गी से पालन शुरू करते हैं तो लगभग कितना खर्चा आएगा? 500 सोनाली मुर्गी रखने में खर्च वही आपका एक मुर्गी का तैयार करने में आपका 120-125 तक खर्च आ जाता है। उसमें चूजा का रेट से लेके फीडिंग कॉस्ट वगैरह सब जुड़ा हुआ है? जी जी जी, सब जुड़ा हुआ आता है। तो अगर 500 अगर कोई बर्ड्स पालते हैं तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये खर्च होगा। जी 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 जी। और अगर वो मान लीजिए कि उसको तैयार होने के बाद बेचते हैं तो लगभग कितना मुनाफा होगा? मुनाफा हम वो तो बोल तो रहे हैं लगभग 40 से 45% प्रॉफिट होता है। 40 से 40। अगर आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट आपका 60% भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी ट्रेडर के थ्रू अगर होलसेल में सेल कर रहे हैं तो श्योर हो कि कुछ प्रॉफिट वो लेगा, इससे कम हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप ऐसे भी पटना शहर की बात करें तो अगर सोनाली मुर्गी का आप कहीं रेट पता करने जाएंगे तो रिटेल शॉप पे कम से कम 300 रुपये, 280-300 रुपये रहता ही है। तो कहने का मतलब है कि लगभग 60% प्रॉफिट तो इसमें होगा ही होगा। जी जी, 60% अगर मेहनत करें तो होना ही होना है। अब सर बात करते हैं कि जैसे बत्तख पालन की ही बात करते हैं, तो जैसे अगर चूजा कोई लेके गया किसान और अपने अब फार्मिंग के लिए अगर कोई बत्तख पालन से जुड़ना चाहता है और चूजे को लेके अपने घर पे गया तो क्या क्या उनको शुरुआत में करना होता है वो बताइए। अगर चूजा हमारे पास से बत्तख ले जा रहे हैं, खाकी कैमल हो चाहे इंडिया रनर हो, तो पहले वो एक जो ये होता क्या है ना कि नेचुरल प्रोसेस से तो बल्क में नहीं होता। हमारा हैच 30,000 का वीकली 10,000 हैच हो रहा है हमारा, तो इसको एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम लोग। उस टेम्परेचर को जब हमारे इन्वायरमेंट में लाया जाता है तो टेम्परेचर उतना मेंटेन करना पड़ता है और धीरे धीरे डिक्रीज करना पड़ता है। इसलिए अगर कोई फार्मर ले जा रहा है तो उसको इस तरह का सेटअप उसका तैयार किया जाता है कि उसको धीरे धीरे उस टेम्परेचर को कम किया जाए, जिसे हम ब्रूडिंग कहते हैं। अब ब्रूडिंग में एक टाइमिंग होता है कि कितने दिनों के बाद टेम्परेचर उसको कम करते रहना, क्योंकि 35 डिग्री टेम्परेचर उसको रखना ही रखना है। लेकिन अभी ये जो मौसम है ब्रूडिंग के लिए बहुत अच्छा है फार्मिंग के लिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ऑटोमेटिक नेचुरली मेंटेन है। तो रात में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई इशू नहीं। और जो दवा हम बताएंगे, हमारे साथ जो जुड़े हुए फार्मर है, आप टाइम कभी एनी टाइम कभी भी प्रॉब्लम है कॉल कीजिए हमें। हम कोई भी एनी प्रॉब्लम अभी भी हमारे तरफ से, जैसे आजमगढ़ गया हुआ है, बनारस गया हुआ, फतेहपुर गया हुआ है, एनी टाइम वो लोग रात के 1 बजे भी फ़ोन करते हैं मेरे पास और हम फ़ोन रिसीव करते हैं। तो नए हैं उनको थोड़ा समझाना है, नहीं तो अगर वो प्रत्येक आदमी अगर मन में धीरे धीरे नेगेटिविटी लेते चलेगा तो एकदम फार्मिंग में मज़ा नहीं आएगा, फिर फार्मिंग नहीं कर पाएगा। सर बात करते हैं कि हैचरी अभी जो आपने लगाया है लगभग कितने अंडों की कैपेसिटी का है? हैचरी तो हमारा लक्ष्य 1 लाख लगाने का है, लेकिन स्टार्टअप अभी हमारे 2.5 मंथ से लगा हुआ है, तो 30,000 का लगाए हुए हैं और एक हैचर है हमारे पास। तो इसमें अभी कौन कौन से बर्ड्स के अंडे लगे हुए हैं? अभी इसमें हमारे मशीन में कड़कनाथ, सोनाली, खाकी कैमल और इंडिया रनर लगा हुआ है। अब सर बात करते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि किन्हीं को बत्तख चाहिए या सोनाली मुर्गी चाहिए या कड़कनाथ चाहिए, तो क्या प्रोसेस है, कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो चूजा आपसे ले सकते हैं? देश के किसी भी कोने में अगर आपको किसी चूजे का रिक्वायरमेंट है, आप फ़ोन नंबर डिस्प्ले पर कर रहा है, आप फ़ोन कीजिए। हाँ, हमें टाइमिंग दीजिए, अचानक ही आज कॉल कीजिए, आज नहीं मिलेगा आपको। पहले से बुकिंग जो पहले लिया गया है उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं और फिर आप बुकिंग कर लीजिए, आपको टाइमली आपको बच्चा को फ़ोन मिल जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा।
सर ये भी कुछ है कि हाँ मिनिमम इतना होना चाहिए तो आप बाहर भेज सकते हैं? लोकेलिटी में तो मिनिमम का और मैक्सिमम का कोई गारंटी आप आइए और ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ट्रांसपोर्टिंग है ट्रेन से वाया रोड तो मिनिमम 500 आपको हाँ मिनिमम। कहाँ कहाँ चूज़ों को डिलीवर आप करवा सकते हैं? ऑल इंडिया कहीं भी करा सकते हैं, जहाँ तक ट्रेन का सुविधा है हम ऑल इंडिया कर देंगे। अभी तो बाई फ्लाइट हमारा कश्मीर के लिए भी बातचीत चल रहा है, लेकिन ये मौसम में थोड़ा हम देखते हुए थोड़ा रोके हुए हैं फार्मर को कि क्योंकि ये कश्मीर भेजने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट क्या है भी यहाँ से पटना से दिल्ली, दिल्ली से, तो उसमें देख रहे हैं कि और कोई सुविधा मिल जाए तो हम डायरेक्ट वहाँ अवेलेबल करा सकें। कहने का मतलब है कि जहाँ भी अगर गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रक वगैरह है या ट्रेन है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है, वहाँ तक आप भेज सकते हैं? एकदम श्योर, ट्रांसपोर्टन का सुविधा है, हम भेज देंगे कहीं भी। मेरा आखिरी सवाल सर, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो बर्ड्स की फार्मिंग से संबंधित उनको एक मैसेज दे दीजिए। अगर कोई युवा और किसान अगर फार्मिंग करना चाहता है तो बाहर अगर किसी के जाके कंपनी में चाहे मैं काम कर रहे हैं, अगर वो अपने घर पर ही रह के अच्छा फार्मिंग करके जीवन यापन कर सकता है, इसमें बतख पालन, मुर्गी पालन करें, और को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका हम सोल्यूशन देंगे, समझाएंगे आपको, और कोई भी प्रॉब्लम होगा हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर। दोस्तों ये थे निर्भय सर, लगभग 2 वर्ष पहले इस फार्म की नींव इन्होंने डाली थी, अभी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, खुद का हैचरी भी लगा लिया इन्होंने, और बर्ड्स की जो भी फार्मिंग होती है जैसे बत्तख पालन, मुर्गी पालन में अगर सोनाली की बात करें या कड़कनाथ की, तो तमाम तरह की जो है ये फार्मिंग कर रहे हैं, साथ में उसका ब्रीडिंग सेटअप सर का अलग है, और उसके चूजे भारत के अलग अलग हिस्सों में आज पहुंचा रहे हैं और किसानों को सहयोग कर रहे हैं। फिर भी हमारे से हो सकता है कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। जो भी किसान हैं और अगर पालन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का या अभी आगे करने वाले हैं, तो स्क्रीन पे निर्भय जी का नंबर दिया गया है, आप निसंकोच इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।